प्रिय मित्रों, उद्यन आईएएस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ 68 बीपीएससी में पूछे गए पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं जो उस साल के सेट बी में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें पूछा गया है आपसे तार्किक और सार्थक क्रम में इसको अरेंज करना है या सजाना है। ओके, तो आप नीचे लिखे हुए कुछ पद को देख रहे होंगे, जैसे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, संसद। अध्यक्ष मतलब आप यहाँ क्या समझेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष। चलिए मेंशन नहीं है, बट आप किसके अध्यक्ष को समझेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष को। ओके, तो पॉज करके आप इसको सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो चलिए इसको एक्सप्लेन करने का मैं प्रयास करता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति क्या होते हैं, कार्यपालिका के प्रमुख। राष्ट्रपति क्या होते हैं, ये कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं और सारी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। ओके, तो अगर आप इसको अरेंज करोगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले आप किसको लिखना पसंद करोगे, राष्ट्रपति को। दैट मीन्स 2 सबसे पहले आप लिखोगे। उसके बाद आप किसको लिखोगे, राष्ट्रपति के बाद जस्ट क्या आता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, और राष्ट्रपति के बाद इनका क्रम आता है। तो 2 के बाद आप क्या लिखोगे, 1। सिर्फ आप 2 इन्फॉर्मेशन से आंसर तक पहुंच सकते हो, आंसर सी तक। परंतु मैं एक्सप्लेन करने के क्रम में आपको और भी क्रमागत सार्थक क्रम को बता देना चाहता हूँ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद आप किसकी बात करोगे, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या होते हैं, प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं। ओके, तो इनका क्रम इसमें इसके बाद आता है। ओके, उसके बाद आप किसका लोगे, लोकसभा के अध्यक्ष का, लोकसभा के अध्यक्ष का, लोकसभा के स्पीकर का। उसके बाद आप किसको लोगे, लोकसभा के अध्यक्ष के बाद उसके बाद सांसद को। ओके, तो आप इस क्रम को, संसद में इनकी वरीयता का क्रम दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, या नॉर्मली आप थोड़ा भी याद रखोगे, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री, तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बीपीएससी में उतनी डीप से आपसे नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। आशा है कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो दोस्तों, ये इस क्वेश्चन को आप पॉज करके बनाने का प्रयास कीजिए। हालांकि ये क्वेश्चन उस साल पूछा गया था, क्योंकि जिला उपभोक्ता अधिनियम में उस साल संशोधन करके कुछ परिवर्तन किए गए थे, इसीलिए ये क्वेश्चन न्यूज में था। ओके, इसीलिए ये पूछा गया था, और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसको बढ़िया से। देखिए, जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं वो उपभोक्ता के रूप में, तो आपके कुछ अधिकार होते हैं, उपभोक्ता के अधिकार। ओके, और उपभोक्ता के अधिकार को संरक्षण करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। आपने अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में पढ़े होंगे, आपको कुछ मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार क्या होता है, जो संविधान में सूचीबद्ध है, परंतु उपभोक्ता के अधिकार संविधान में सूचीबद्ध नहीं है, फिर भी कुछ कानूनों के द्वारा आपको ये अधिकार दिए गए हैं। तो जिस साल ये हुआ था उस साल ये न्यूज में था, क्योंकि जिला उपभोक्ता निवारण जो न्यायालय होता है, उसमें पहले विवादों को 1 करोड़ रुपये तक के विवादों को आप ले जा सकते थे, परंतु इसमें संशोधन करके इसको लिमिट कर दिया गया था 50 लाख तक। इसीलिए ये क्वेश्चन न्यूज़ में था और ये पूछा गया था। ओके, तो ये अपना सही है, लेकिन हमें इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। एग्जाम के दौरान क्या होता है कि आप सही पूछा गया है कि सही नहीं पूछा गया है, इसमें कन्फ्यूजन होता है और आप गलत कर बैठते हैं। तो इसमें सही नहीं पूछा गया, परंतु क्वेश्चन ऑप्शन ए क्या है, सही है, तो ये आंसर में शामिल नहीं होगा। ऑप्शन बी देखेंगे, राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में 1 से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है। तो आप बिहार के एग्जाम्पल लोगे तो पटना एक बहुत बड़ा जिला है, इसमें राज्य सरकार अगर चाहे तो 1 से ज़्यादा न्यायालय की स्थापना कर सकती है, जिला में उपभोक्ता फोरम की स्थापना कर सकती है। ओके, तो ये भी सही है। अब तीसरे ऑप्शन पे देखते हैं, जिला फोरम के सदस्यों में 1 महिला होगी। आप जानते हो कि महिला अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है कि जिला फोरम में कम से कम 1 सदस्य महिला होगी। ओके, तो ये तीनों ही ऑप्शंस
ए, बी और सी सही है। इसका मतलब कौन सा सही नहीं है? कोई भी नहीं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं इसका उत्तर होगा। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। आशा है कि आपको पिछला क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप पंचायत चुनाव के समय में अगर आप थोड़ा भी इन्वॉल्व होगे तो आप जानते होंगे कि पंचायत चुनाव कितने स्तर पर होता है? 3 स्तर पर। 3 स्तर की पंचायत चुनाव होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल सबसे नीचे में ग्राम पंचायत या मुखिया का चुनाव होता है। बीच में प्रखंड पंचायत समिति और पंचायत समिति मिलकर किसका चुनाव करते हैं? प्रखंड प्रमुख का। और सबसे ऊपर में जिला परिषद। तो आपसे बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो ये किस स्तर पर पंचायत समिति होती है? ये ब्लॉक स्तर पर होता है। ये किस स्तर पर होता है? ब्लॉक स्तर। ये किस स्तर पर होता है? पंचायत स्तर पर। और ये किस स्तर पर होता है? जिला परिषद, जिला स्तर पर। तो भविष्य में अगर आपसे इन सब में से भी कुछ पूछे तो आप आंसर कर पाओगे। और इस क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या होगा? ब्लॉक स्तर पर। ए नंबर क्वेश्चन आंसर। तो आशा है कि इसको आप समझ गए होंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और ये जुड़ा हुआ है हमारे स्थानीय शासन के विकास से। ओके, तो देखिए सबसे पहले स्थानीय शासन। स्थानीय शासन की कल्पना सर्वप्रथम किसने की थी? हमारे राष्ट्र निर्माता महात्मा गांधी की राष्ट्रपिता राष्ट्रपिता की कल्पना थी कि हमें स्थानीय शासन को स्थापना करना चाहिए जो कि स्वायत्त हो। ओके, और इसीलिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 40 में स्वायत्त ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किया गया है। और राज्यों से ये आशा की जाती है कि वो ऐसे संस्थान को बढ़ावा देगा। इसी को पूरा करने के लिए संविधान ने 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन को लाया और 1992 में इसे लागू किया। परंतु इस संविधान संशोधन के आने से पहले भी सरकारों ने कई प्रयास किए। इसी प्रयास में आज़ादी के बाद जब पहली बार 1952 में चुनाव हुआ, उसके तुरंत बाद ही 2 अक्टूबर 1952 को ही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा समुदाय विकास कार्यक्रम को चलाया गया। ओके, और इसके जस्ट 1 साल के बाद क्या चलाया गया? राष्ट्रीय विस्तार सेवा। और अगर आप इसके विकास को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि बलवंत राय मेहता समिति जो बना था, इस दोनों समुदाय विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के जांच के लिए ही बनाया गया था और रिकमेंडेशन के लिए बनाया गया था कि इसमें सुधार के लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया और बाद में, हालांकि ये 40 साल लग गए, बाद में 1992 में जाकर इसे संवैधानिक दर्जा मिला और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का संवैधानिकरण हुआ। ओके, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 जानते हो? अनुच्छेद 14 से 18 संविधान में किसका अधिकार है? समता का अधिकार। समता का अधिकार ये सभी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है। ओके, तो ये आपसे स्पेसिफिकली पूछा है कि अनुच्छेद 14 में जो दिया गया है आपका कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में 2 चीज एक्चुअली दिया गया है, कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण। ओके, कानून के समक्ष तो आप समान है ही और आपको कानून के समक्ष समान संरक्षण भी प्राप्त है। ओके, तो ये पूछा गया कि किस देश के संविधान से लिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी और किसी भी स्टेट सर्विस एग्जाम के लिए संविधान का स्रोत एक बहुत ही स्रोत से क्वेश्चन पूछे जाने का चांस रहता है। ओके,
स्रोत से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाने का चांस रहता है और आप स्रोत को लगभग याद भी रखते हैं। तो अगर आप याद रखे होगे तो आप इजीली इसका हल निकाल सकते हो कि कानून के समक्ष समानता किससे लिया गया है। ये ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन ने ही सबसे पहले क्या किया था, रूल ऑफ लॉ। क्या रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट क्या आया, ब्रिटेन से आया। आप दादा भाई नौरोजी के बुक को पढ़े होगे, उन्होंने क्या लिखा था, अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। उसमें इन्होंने यही बताया था कि ब्रिटिश तो खुद कहते हैं कि मेरा जो भी लॉ है वो रूल ऑफ लॉ है, सब कानून से चलता है, परंतु उन्होंने भारतीयों पर बहुत ही अन्याय किया। तो इसीलिए उन्होंने लिखा था क्या, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो आप इस कहानी से भी इसको याद रख सकते हो कि कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। और यूएसए से क्या लिया गया है, आप ये भी मैं बता दे रहा हूँ, यूएसए से मौलिक अधिकार लिया गया है। ओके, न्यायालय का जो कॉन्सेप्ट है, उच्च न्यायालय, न्यायिक सर्वोच्चता, यहाँ ये भी लिया गया है यूके से। ओके, फ्रांस से बंधुता लिया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, ये क्लास 6 एनसीईआरटी से लिया गया डायरेक्ट क्वेश्चन है कि संविधान को बनाने में कितना समय लगा। इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट आपको याद रखना है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ओके, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है। ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में कुछ दिन पहले यूपीएससी ने पूछा था कि केंद्र में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। उसके ऑप्शंस थे लोकसभा, राज्यसभा, संसद। लोकसभा, राज्यसभा या संसद। तो यहाँ एक्चुअली राज्य से पूछा गया है, तो आपको राज्य के मंत्रिपरिषद का करना है। तो जैसा कि आप जानते हो, इस क्वेश्चन यूपीएससी या केंद्र सरकार के मंत्री जो होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आप जानते हैं कि 2019 के आसपास एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। नो कॉन्फिडेंस मोशन, उसमें क्या होता है कि मंत्रिपरिषद को ये बताना पड़ता है कि लोकसभा का बहुमत मुझे प्राप्त है, तभी वो अपने पद पर रह सकते हैं। तो यहाँ से क्या आप निकाल सकते हो कि उत्तरदायित्व जो होगा वो केंद्र के मंत्रिपरिषद का किसके प्रति होगा, लोकसभा के प्रति। उसी तरह राज्य के मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है, विधानसभा के प्रति, न कि मुख्यमंत्री के प्रति, न कि राज्यपाल के प्रति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए। आशा है कि आप दोनों क्वेश्चन को समझ गए होंगे। केंद्र की सरकार का अगर बात किया जाए तो उसके मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति। ओके, इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है कि लोकसभा और संसद, इस दोनों में से क्या होगा। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि आप लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जैसा कि आप जानते हो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है, वो लोकसभा में लाया जाता है और वहाँ कॉन्फिडेंस प्रूव करना होता है मंत्रिपरिषद को। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन, मैं आपको बता चुका हूँ कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन, 73वें किससे रिलेटेड है, पंचायत से, और 74वां म्यूनिसिपैलिटी से। तो इन्होंने 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पूछा गया है कि विकेंद्रीकरण किया गया है किन किन चीज़ों की। 1, 2, 3, 4 में आप देखोगे, पहले में है निर्णय लेने की शक्तियों का। तो हाँ, निर्णय लेने की शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। पहले आपके गांव में अगर कोई रोड बनाना होता था, पंचायत नहीं थी, तो वो क्या करते थे, डीएम साहब या जो भी हो गए ऊंचे ऊंचे पदाधिकारी, वो खुद निर्णय कर लेते थे बिना ये देखे कि किस रोड की ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन अब क्या हो गया, मुखिया, सरपंच और कई ग्राम पंचायत के पदाधिकारी हैं, उनसे मिलकर सलाह लेकर निर्णय लिया जाता है। तो निर्णय लेने की शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ है। पूर्ण व्यवस्था का भी विकेंद्रीकरण हुआ है। पहले 2 स्तर की सरकारें थी, अब क्या हो गया है, 3 स्तर की सरकारें आ गई है। तो पूरी तरह से व्यवस्था में भी परिवर्तन हुआ है। जैसे केंद्र की सरकार राज्य की सरकार है, उसी तरह से अब पंचायत भी क्या हो गया है, एक अलग स्तर की सरकार बन गई है। तो पूरी व्यवस्था का भी परिवर्तन हुआ है। ओके, तीसरा, न्यायिक शक्तियों का। आप जानते हैं कि हमारे न्यायालय क्या है, एकीकृत न्यायालय की व्यवस्था की गई है।
हमारे यहाँ किसकी व्यवस्था की गई है? एकीकृत न्यायालय, यूनिटरी जुडिशरी बोलते हैं कि सारे न्यायालय, ये मान लो आपका सुप्रीम कोर्ट है, ये सभी राज्यों के हाई कोर्ट हैं और इसके न्यायालय ही ग्राम कचहरी पंचायत स्तर पर होते हैं। तो न्यायालय का विकेंद्रीकरण नहीं किया गया है क्योंकि न्यायालय तो एकीकृत है। ओके, ये 73वां संविधान संशोधन आने के पहले भी आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि न्यायपालिका का विकेंद्रीकरण हुआ है या न्यायिक शक्ति का। न्यायिक शक्ति क्या है हमारे संविधान में? एकीकृत है, यूनिटरी नेचर का है। तो 3 ऑप्शन में गलत है, मतलब 3 ऑप्शन से आप एलिमिनेट करना चाहो, ऑप्शन नंबर 3 गलत ऑप्शन है। इससे एलिमिनेट करना चाहो तो आप ये और ये एलिमिनेट कर सकते हो, इस ऑप्शन पर पहुंच सकते हो। परंतु मैं चौथे ऑप्शन को भी देखता हूँ, प्रशासनिक शक्तियों का। तो आप जानते हो कि पंचायत का जब गठन किया गया तो पंचायत सचिव आदि पद का भी गठन किया गया, जो कि एक प्रशासनिक शक्ति का क्या हो गया? विकेंद्रीकरण। तो चौथा भी ऑप्शन सही है। इस तरह से आप क्या कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। तो राज्यसभा के बारे में आप जानते होंगे कि संसद, ये मान लो क्या है? संसद है। संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन? एक तो पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। राज्यसभा को भी उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा में क्या होता है कि हमारे द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि पहुंचते हैं, जबकि राज्यसभा में क्या होता है, हमने जो अपने राज्य में विधायकों को चुना है उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि राज्यसभा में पहुंचते हैं। इसके अलावा कुछ नॉमिनेटेड सदस्य अभी 12 है, 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य पहुंचते हैं। ओके, तो पहला ऑप्शन है कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य, तो ये सही है कि राष्ट्रपति के द्वारा 12 मनोनीत सदस्य पहुंचते हैं। नागरिक द्वारा सीधे चुने गए सदस्य नहीं। राज्यसभा के सदस्य के लिए आप अगर थोड़ा सा भी जानते होंगे तो हम डायरेक्ट कभी उनके चुनाव नहीं करते हैं, हमारे द्वारा चुने गए विधायक उनका चुनाव करते हैं। ओके, तो ये गलत है बी। अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, यही मैं आपसे बोल रहा हूँ। आपने अपने प्रतिनिधि को चुना, किसको? विधायक को, और वो फिर चुने राज्यसभा के सदस्य को। तो ए और सी क्या है? इसका सही आंसर है। इस टाइप से आप कौन से ऑप्शन को चुनोगे? उपयुक्त में से एक से अधिक। दैट मीन्स ये आपका करेक्ट आंसर होगा डी। आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय से पूछ रहा है कि किसका संबंध है। आप ये पॉज करके इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय एससी का वर्णन किसमें है? संविधान के अनुच्छेद 124। ओके, और कॉलेजियम प्रणाली आप जानते होंगे किससे आया है? 3 जज केसेस आप पढ़ोगे। अब 4th जज केसेस भी आ गया है। ओके, एनजैक को 4th जज केसेस बोलते हैं। तो 3 जज केसेस से ही कॉलेजियम प्रणाली का जन्म हुआ। कॉलेजियम प्रणाली क्या है? कॉलेजियम प्रणाली जजों के चयन के लिए, एससी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जजों के चयन के लिए ये कॉलेजियम प्रणाली का यूज किया जाता है। ओके, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों के चयन के लिए एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं सीजीआई और 4 सीनियर मोस्ट जजेस। ये 5 लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि किनका चयन सुप्रीम कोर्ट में जज के लिए होगा। ओके, तो ये इनसे संबंधित है, इनको ले लेते हैं। अपीलीय अधिकार क्षेत्र आप जानते हो कि अगर हाई कोर्ट के दिए गए निर्णय से आप असंतुष्ट हो तो क्या करते हो? आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हो। तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है? अपीलीय अधिकार क्षेत्र भी है। मूल अधिकार क्षेत्र ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन बोलते हैं। मूल अधिकार क्षेत्र क्या होता है कि अगर 2 राज्यों के बीच झगड़े हैं, किसको लेकर? भूमि को लेकर या कुछ
व्यापार को लेकर, तो ये दोनों राज्य किस में जाते हैं? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। ओके। इसके अलावा मूल अधिकार क्षेत्र, अगर कार्यपालिका के किसी कानून के द्वारा या विधायिका के किसी कानून के द्वारा आपके मूल अधिकारों का हनन होता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32, आर्टिकल किसके द्वारा? 32 के द्वारा अपील कर सकते हो या सुप्रीम कोर्ट में उसकी शिकायत कर सकते हो। इस टाइप से ये मूल अधिकार क्षेत्र क्या है? मूल अधिकार